अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। मेरी सुबह भी बहुत अच्छी गुजर रही है। आज है 8 सितंबर का दिन। हम आज यौम बहरिया मनाते हैं। आज पाकिस्तान नेवल डे है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी अहमियत हम लोग जानेंगे थोड़ा आगे चल के, मगर एक छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहती हूँ, और वो ये है कि बेसिकली आज के दिन पाकिस्तान बहरिया ने 1965 की जंग के अंदर बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया था, और वो ये था कि एक बहुत छोटी फ़ौज के साथ, जिसके अंदर इनके पास सिर्फ 8 शिप्स थी, वो बेसिकली इनके साथ इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन नेवी के अगेंस्ट, और उसके अंदर वहाँ पर सामने उनके पास उनसे डबल साइज़ की एक बहरी अफवाज वहाँ पे थी, इंडियन नेवी जो थी, और इन्होंने अपने उस ऑपरेशन को ना सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि बहुत अच्छे से कंप्लीट करके वहाँ से विदाउट लॉस आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान की हम पिछले 2 दिन से सारी की सारी अफवाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने इस सारे के सारे टाइम के अंदर रियलाइज़ किया, इतने सारे ऑफिसर्स से मिली हूँ मैं, इतने सारे सीनियर एंड जूनियर बोथ, मैं उन सब से मिलने के बाद मैंने एक चीज़ जो कि सबके अंदर एक जैसी देखी, और वो मैंने ये देखी कि सारे के सारे इंसान होते हैं, इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, मेरे और आप जैसे हैं, इनकी भी जो ज़िंदगी है वो बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसे इनको सामना करना पड़ता है, इनको गुजरना पड़ता है। ईदें, बकरा ईदें, फैमिली में बर्थडेज, बच्चों की स्कूल से ग्रेजुएशंस, एग्ज़ाम्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ जो है ये मिस करने को रेडी होते हैं, हर वक्त तैयार होते हैं, हर वक्त रेडी होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है, एक ऐसी बात है जो कि शायद कहने में बहुत ज़्यादा आसान होती है, शायद जब करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। बट व्हाट आई हैव नोटिस, मैं इतने सारे अफवाज के लोगों से मिली हूँ, सब के अंदर मैंने ये एक ही जज्बा नोटिस किया था जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत कमेंडेबल चीज़ है। तो क्यों ना आज हम इनका दिन सेलिब्रेट करें, और बहरिया का दिन सेलिब्रेट करने के लिए मैं आई हूँ कराची के पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम के अंदर। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम बेसिकली कराची के अंदर है, ये कारसाज रोड के ऊपर है। आई एम श्योर अगर आप कराची में रहने वाले हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आप पाकिस्तान के किसी और शहर से देख रहे हैं और आपका इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ पर आने का, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर आइए। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी शिप भी है। यहाँ पर बहुत सारे टूर्स हैं जो कि आप अपने बच्चों के साथ ले सकते हैं। एक गॉर्जियस किस्म का म्यूज़ियम है जिसका मैं टूर लूँगी। एक सबमरीन बेसिकली डिकमीशन सबमरीन पड़ी है जिसके अंदर आप लोग जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, वो सब भी मैं जितनी कर सकती हूँ मैं आपके साथ करूँगी। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ज़रूर अपने फैमिली को लेकर आएँ ताकि हम लोग आज पाकिस्तान बहरिया को सेलिब्रेट करें। ये सब हम करेंगे, नेवल ऑफिसर से भी मिलेंगे, उनकी भी रूटीन्स जानेंगे, उनके भी ख़यालात जानेंगे आज के दिन के बारे में। तो आप लोग आज का शो ज़रूर देखिएगा, कहीं ना जाइएगा। मैं इस वक्त जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। हम लोग मिलवाएंगे आपको अपने अगले मेहमान से, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम यौम बहरिया मना रहे हैं। 8 सितंबर का दिन है। बेसिकली हम पाकिस्तान नेवी को इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके सारे नौजवानों को सेलिब्रेट करते हैं, एंड द फैक्ट दैट दे प्रोटेक्ट अस एंड प्रोटेक्ट आर मरीन बॉर्डर्स बेसिकली। मैं आपको अपने मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर असद नवाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन।
मुझे बताएं कि एज अ नेवी ऑफिसर आपके लिए 8 सितंबर आई एम श्योर परेड्स होती होंगी, आई एम श्योर बहुत सारी और सेरेमनीज़ होती होंगी ऑफिशियल, बट आपके लिए पर्सनली 8 सितंबर की अहमियत क्या है? बीइंग अ नेवल ऑफिसर सितंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसकी नेवल हिस्ट्री में, नॉट ओनली इन नेवल हिस्ट्री बट अगर आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1965 वॉर देखें, इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान नेवी की फ़्लीट ने इंडियन रडार स्टेशन दवारका पे बम्बार्डमेंट की थी। 6 और 7 और 8 की दरमियानी शब को पाकिस्तान नेवी की फ़्लीट कराची से निकली थी और मिशन में दवारका का जो रडार स्टेशन था, ये बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस रडार स्टेशन की गाइडेंस, ये रडार स्टेशन इंडियन एयरफोर्स को गाइडेंस फराहम करता था, जो कि कराची के साहिल और कराची शहर के गर्दोनवा पे बम्बार्डमेंट करते थे। तो पाकिस्तान नेवी की हायर कमांड को ये मिशन जब सौंपा गया और उसमें उनको ये टास्क दिया गया कि उन्होंने जाके दवारका के रडार स्टेशन पे ना सिर्फ बम्बार्डमेंट करनी है, बल्कि उन्होंने इंडियन नेवी को फोर्स करना है ताकि वो जो कि हार्बर में छुपी बैठी थी वो बाहर आएँ और पाकिस्तान नेवी की सबमरीन गाजी जो कि ऑफेंसिवली ऑफ मुंबई डिप्लॉय थी वो उनका शिकार करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और जवानों के हौसले की बदौलत पाकिस्तान नेवी ने ये ऑपरेशन सक्सेसफुली अचीव किया। 4 मिनट का ये टोटल ऑपरेशन था। 12:24 पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट की और 12:28 पे बम्बार्डमेंट ख़त्म हो गई। हर जहाज़ ने 50-50 गोले फायर किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी सेफ़ एंड साउंड अपने AOR में वापस आ गई। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि मैंने जो अभी तारीख में इस शो से पहले पढ़ रही थी, मैंने जो तारीख पढ़ी है वो ये है कि उस पॉइंट पर जब ये हुआ था ये मिशन, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली इंडियन फोर्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान नेवी के पास कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी होगी। अंडर एस्टिमेट किया हुआ था बहुत ज़्यादा। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान नेवी के पास उस वक़्त 8 जहाज़ थे और इंडियन नेवी के पास इसके बरक्स 17 जहाज़ थे। तो 1:2 का स्ट्रेंथ में ही आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और मोर ओवर कैपेबिलिटी वाइज भी उनकी कैपेबिलिटी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन ये था कि अल्लाह ताला की मदद और हमारे जवानों का हौसला जो था और जज्बा शहादत, जिसकी बदौलत नेवल ऑपरेशन प्लान किया गया। और इस ऑपरेशन बीइंग अ डिफेंसिव फोर्स, पाकिस्तान नेवी ने इसको बड़ा ही टैक्टफुली और स्ट्रेटेजिकली इस ऑपरेशन को प्लान किया और ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाते हुए दवारका के रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया, जो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर विक्ट्री की सूरत में नज़र आता है। और इसी वजह से हम लोग 8 सितंबर को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। आई एग्री होल हार्टेडली विद यू। मुझसे ये बताएं असद, आपसे अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान नेवी जो है, नेवी एज अ फोर्स, ये एक ग्रुप एफर्ट होता है। नेवी के अंदर जहाज़ जो है वो एक बंदा तो नहीं चला रहा होता, एक प्लाटून होती है, क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चला रहे होते हैं। तो उसकी वजह से शिप के ऊपर जितने भी पर्सनल होते हैं उनकी आपस में रिलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई भी काम करना तो दैट इज़ ऑलवेज़ अ टीम वर्क। और अगर आप पाकिस्तान नेवी और अगर शिप्स की आप बात कर रहे हैं तो शिप इज़ टोटली टीम कोऑर्डिनेटेड वर्क। इसमें हर डिफरेंट किस्म की टीम्स होती हैं। ऑपरेशंस की टीम है, इंजीनियरिंग की अपनी टीम है, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक अलग टीम है। तो दे ऑल वर्क शोल्डर टू शोल्डर और अल्टीमेट एम यही होता है कि गोल अचीव किया जाए और जो मिशन है उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया जाए। अमेजिंग। मुझे बताएं कि आपने एज अ पर्सन आपने नेवी का इंतखाब क्यों किया? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के दरमियान में क्या कॉन्वर्सेशन थी घर वालों के साथ, या आपने सोचा कि नहीं पहले से ही पता था मैंने नेवी में जाना है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा गया है, अब काफ़ी दोस्तों ने भी पूछा है।
पाकिस्तान नेवी का इंतखाब इसके पीछे होली सोली रीज़न मेरी मदर का है। अच्छा। उनको नेवल फोर्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक्चुअली जो मेरी स्कूलिंग है और जो मेरी इनिशियल एजुकेशन है वो टोटली एक एयर फोर्स के सेटअप से है। मैंने फ़िज़ाइया में एजुकेशन हासिल की और आफ्टर दैट कैडेट कॉलेज को ज्वाइन किया और उसमें ऑब्वियसली थोड़ा आर्मी का भी वो फ्लेवर था। एंड अल्टीमेटली इंटरेस्टिंगली आई एंडेड अप इन नेवी। बट इसमें मेन रीज़न मेरी मदर का है, शी ऑलवेज़ वांटेड कि आई शुड ज्वाइन नेवी और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन उनको पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद। उन्होंने कहा कि मतलब शिप्स, समुंदर वगैरह वगैरह। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नेवी में होते हुए ऑन अ शिप, या मतलब कोई नेचुरल फिनोमेना कुछ ऐसा हो, कोई स्टॉर्म हुई हो, कोई मतलब बादल बारिश, कोई बहरी तूफ़ान, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोनों बताएं कि कौन सी चीज़ देखी? I remember when I was midshipman and our ship was tasked to carry out some mission at sea. And जब हम सी में गए तो हमें एक काफ़ी सुवेर किस्म का वेदर मिला, which I never experienced before that in my life. And मेरे जितने भी जो साथ में पीयर्स थे और जो सीनियर्स थे उनकी ऑब्वियसली बिकॉज सी उस दिन काफ़ी रफ़ था, काफ़ी विंड थी और थोड़ा एक काइंड ऑफ अननेचुरल था। तो उसके बावजूद उस लोगों की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन दे नेवर गिव अप, दे स्टूड फास्ट एंड they despite sea sickness they continued their watches, they continued maintaining their duty. एंड अल्टीमेटली अल्लाह ताला की मदद ऑब्वियसली हमेशा से साथ है और विद इन फ्यू आवर्स द वेदर गॉट बेटर एंड एवरीथिंग वाज फाइन एंड वी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव्ड आवर मिशन। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि जब आप नेवी में जाते हैं तो क्या टेस्ट होता है कि ये बंदा सी सिक होगा या नहीं होगा, या जाने देते हैं सबको सी सिक हो या ना हो? अभी आपने बात करी सी सिकनेस की। एक्चुअली सी सिकनेस का कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। ऑब्वियसली इट इज़ इन द ट्रेनिंग में एक स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो फ्लेवर मिलता है। ऑब्वियसली जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप ज़मीन में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं या समुद्र में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट डायमेंशन टोटली। तो आप एक अननेचुरल इन्वायरमेंट जब ऑपरेट करें तो उसी हिसाब से आपको ट्रेन किया जाता है। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए आपकी 6 मंथ्स की जो है ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग जो है वो बेसिक पार्ट का पार्ट बनाएगी। ऑब्वियसली यस, आफ्टर एकेडमी 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग जो है ऑन बोर्ड शिप, ये हर नेवल अफसर को इससे गो थ्रू होना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट ही इज़ कमीशन्ड अफसर एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली फिर जो है उसको अपने माइलस्टोन्स कंप्लीट करने के बाद उसको शिप पे डिप्लॉय किया जाता है। और मुझे ये बोला जाता है कि सेलर्स को तैरना नहीं आता, या पुराने ज़माने में एक्चुअली ये नहीं बोला जाता, पुराने ज़माने में होता ये था कि लोग सेलर्स पुराने कहते थे कि सेलर्स को तैरना नहीं आना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेलर्स को क्या तैरना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये इनसे बात पूछूंगी। ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर असद नवाज़ बैठे हुए हैं। बात हो रही है उनसे उनकी लाइफ एज ए नेवल ऑफिसर के बारे में। अब मेरा अगला सवाल जो आपसे है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग जब नेवी में होते हैं तो बहुत टाइम आप लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं, शिप पे होते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि शिप के ऊपर मोबाइल के सिग्नल नहीं आते तो आप लोगों की बातचीत भी नहीं होती होगी फैमिली से। आप लोगों की फैमिलीज़ क्या इस बात को समझती हैं? आर दे अंडरस्टैंडिंग, या लड़ाइयाँ होती हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रिमेनिंग अवे फ्रॉम फैमिली इज़ डिफ़िकल्ट, बट जब जो प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है, और आई एम श्योर कि मेरे साथ और मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर और मेरे पीयर्स जो हैं जिन्होंने चूज़ किया है, उसका एक स्ट्रॉन्ग एक पीछे बैकग्राउंड होगा।
और जब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो दैन डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस तो करना है, और ये मुल्क है तो हम हैं, और अगर ये मुल्क नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ हमारी फैमिलीज़ के भी जहन में, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। दे अंडरस्टैंड कि यस, अगर सी रिक्वायरमेंट है, सी डिप्लॉयमेंट है, जाना है, और इस मुल्क के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान नेवी के लिए जा रहे हैं, और बस उनसे यही होता है कि वो दुआ करें, और वो दुआ करते हैं सब, और खैर खैरियत से वापस आते हैं, और फिर दैन वी कैन हैव। दवार का ऑपरेशन के बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आज 8 सितंबर है, नेवल डे हम मना रहे हैं। आपके हिसाब से उस वक्त पाकिस्तान नेवी के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग उस ऑपरेशन क्यों था? पाकिस्तान नेवी के लिए ये ऑपरेशन चैलेंजिंग भी था और इम्पोर्टेंट भी था। उसकी बुनियादी 3 वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान नेवी अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर रही थी। एट दैट टाइम पाकिस्तान नेवी वाज हैविंग टोटल 8 शिप्स एंड इंडियन नेवी वाज हैविंग टोटल ऑफ 17 शिप्स। नंबर 2 इसलिए भी चैलेंजिंग था कि ऑपरेशन पाकिस्तान नेवी ने ये ऑपरेशन इंडियन AOR में जाके उनके रडार स्टेशन को सक्सेसफुली हिट करना था और वापस अपने AOR में आना था। नंबर 3 ऑपरेशन का जो टाइम और डेट है वो मिडनाइट ऑफ 7th and 8th सितंबर सेलेक्ट की गई। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए ये ऑपरेशन हमने करना था, और इसका सक्सेसफुल होना इसलिए ज़रूरी था कि इस रडार स्टेशन की वजह से इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी रहनुमाई मिलती थी। वो कराची के साहिल और कराची के गर्दनवा पे अपनी बॉम्बिंग करते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान नेवी फ्लीट ने ये ऑपरेशन प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने अपने टारगेट को जो है हिट किया, और वापस अपने AOR में सेफ़ एंड साउंड अनडिटेक्टेड वापस आए। दैट्स अमेजिंग। मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि अभी भी पाकिस्तान नेवी के अंदर वही जज्बा है जो कि 1965 की जंग में था? ऑफिसर्स के अंदर आप भी एक हैं। आपके ख़्याल में अभी भी वही जज्बा है कि इतनी बड़ी आपके सामने दुश्मन की फ़ोर्स खड़ी होगी, आपसे 2 गुना बड़ी होगी, मगर आप लोग फिर भी उसका मुकाबला करने जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आज के दिन भी हमारे ऑफिसर्स और जवानों में वो जज्बा जो है वो सेम है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे ज़्यादा है। उनके अंदर ये जज्बा है कि वो जो उनके सीनियर्स ने या उनके जो माजी में जो लोगों ने शहादतें दी हैं, वो उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीइंग अ मुस्लिम हम सबका इस चीज़ के ऊपर बिलीव है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा हमारे साथ होती है, और हम जो है किसी भी मुश्किल सूरत हाल से जो है वो घबराते नहीं हैं, और कोई भी मुश्किल आ जाए, कैसा भी मौसम हो, किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। अमेजिंग। मुझे बताएं कि शिप के ऊपर, मैं थोड़ा लाइटर नोट पे आपसे पूछना चाहती हूँ, शिप के ऊपर सबसे मज़ेदार खाना आपने कौन सा खाया? मैंने चिकन बिरयानी खाई है शिप के ऊपर। सीरियसली? हाँ, और ये एक आप समझ लें कि एक वन ऑफ द फेवरेट डिशेस है। हाँ। जो कि लोग पसंद करते हैं नेवी की और शिप्स पे। नेवी की शिप्स पे, और अच्छी बनती है? बहुत अच्छी बनती है हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी बात है। ओके, और हम किसी दिन आके ज़रूर खाएंगे आपके शिप के ऊपर चिकन बिरयानी। मैंने बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ क्योंकि मैं शेफ़ हूँ, और मैं ये सुन के कि चिकन बिरयानी भी बनाता होंगे कोई। दैट्स अमेजिंग। जाते जाते अगर आप कोई नौजवानों को मैसेज देना चाहें कि यू नो नेवी के बारे में, आज के दिन के बारे में। मेरा यूथ से यही मैसेज है कि ये मुल्क जो है ये बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, और इस मुल्क को हासिल करने में हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और ये जो आज हम खुली फ़िज़ा में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ़ उन हमारे बुज़ुर्गों और हमारे आबाओ अजदाद और हमारी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का नतीजा है कि हम इस खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो मेरा यूथ से ही मैसेज है कि वो जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो अपना 100% दें, वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करते हुए एक पॉजिटिव चेंज जो है वो मुल्क के अंदर लाएँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने और मेहमानों से भी मिलवाएंगे, आपको इस ज़बरदस्त म्यूज़ियम का टूर भी कराएंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट शहरियार जाफ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम एक अमेजिंग किस्म के म्यूरल के सामने बैठे हैं। ये द्वारका ऑपरेशन को डिपिक्ट कर रहा है। हम मैरीटाइम म्यूज़ियम में इस अमेजिंग किस्म के म्यूरल के सामने बैठे हैं और मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, मगर आप मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग चीज़ क्या थी? जी, सबसे पहले तो हम जो हमारी तारीख़ है, आज से 56 साल पहले आज ही के दिन 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बहरिया को ये मिशन दिया गया कि उसने जो इंडियन कोस्ट के ऊपर जो द्वारका रेडियो स्टेशन है उसको टारगेट करना है। तो उसके लिए जो नेवल हेडक्वार्टर से जो ऑर्डर्स इशू हुए उसकी नतीजे में 7 जहाज़ थे हमारे, PNS खैबर, PNS बाबर, PNS टीपू सुल्तान, PNS बदर, PNS शाहजहाँ, PNS आलमगीर और PNS जहांगीर। तो इन 7 जहाज़ों ने जो है वो द्वारका की तरफ रात की तारीकी में अपना जो है वो सफ़र शुरू किया। जो सबसे बड़ा चैलेंज था उस वक्त वो ये था कि उस रात की तारीकी में सिर्फ़ और सिर्फ सिमत का तयन करके जो हमारे जहाज़ थे वो उस तरफ बढ़ रहे थे और उस वक्त कंप्लीट रेडियो साइलेंस थी। इसका मतलब ये है कि वो आपस के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे ताकि वो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट ना हो जाए और जो हमारा दुश्मन है उसको पता ना चल जाए कि हमारे जहाज़ जो है वो उनके ऊपर हमलावर होने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज एक ये दरपेश था। लेकिन उस वक्त के जो उस बहरी बेड़े की कमान कर रहे थे कमोडोर SM अनवर, उनकी कायदाना सलाहियतों की बदौलत हमारे जहाज़ जो है वो बखूबी अपने हदफ तक पहुँचे और रात के अंधेरे में उन्होंने उस द्वारका को अटैक किया। उस जगह पे उन्होंने बॉम्बिंग की और मुकम्मल तौर पर वो जो रेडियो स्टेशन था उसको तबाह करने में कामयाब हुए। और द्वारका इसकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा उजागर होती है कि आप देखें कि जो पाक फ़िज़ाइया है वो पाक बहरिया के साथ हैंड इन ग्लव्स चलती है। इसी तरह जो इंडियन फ़िज़ाइया थी वो भी इंडियन बहरिया के साथ इसी तरह हैंड इन ग्लव थी। और ये इंडियन बहरिया का जो रडार स्टेशन था वो इंडियन फ़िज़ाइया को वो टारगेट्स बताता था कराची के साहिल पे, जिनको वो जाके बम्बारमेंट करते थे। तो कराची के साहिल पर ये बमबारी रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था कि उस कोस्टल स्टेशन को टारगेट किया जाए और किसी तरीके से जो उनकी सपोर्ट है उसको ख़त्म किया जाए। तो पाक बहरिया ने जो उनको जो एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी वो बखूबी अंदाज से निभाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो हमारे नौजवान थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारे सेलर्स थे, उनमें जो जज्बा हुब्बुल वतनी था, उनमें जो अपनी ज़िंदगी निछावर करने का जज्बा था इस मुल्क की खातिर, उसकी बदौलत जो है वो हमारे लोग इस चीज़ में कामयाब हुए। आपके ख़्याल में आपने इस पाकिस्तान बहरिया को क्यों चुना? बिकॉज मैं पहले भी असद से भी ये सवाल किया था कि आपने इस पर्टिकुलर सारे मुसल्लह अफवाजों में से, जिसमें एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, आपने नेवी का क्यों इंतखाब किया? बेसिकली जहाँ मेरी परवरिश हुई, आई वॉज बॉर्न ऑन अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड मनोड़ा। सो आई वॉज बॉर्न ओवर देयर। बचपन मेरा जो है वो मनोड़ा के साहिल पे गुजरा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी जो है वो उधर ही वाक़ है। तो उस टाइम से ही मैं नेवल कैडेट्स को देखता था। जो उनको देख के मेरे में एक ख्वाहिश जागी कि मुझे भी एक दिन इन्हीं की तरह से बनना है। और फिर सब्सिक्वेंटली जब मैंने अपना FSC मुकम्मल की तो फिर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जो एक चीज़ जो आपके अंदर बचपन से पनप रही होती है, बचपन से परवान चढ़ रही होती है, तो उस चीज़ को मैंने जो है वो सिलेक्ट किया और इस वजह से मैंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया। दैट्स अमेजिंग। और आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान नेवी की एक ऐसी चीज़ जो कि आपको ज्वाइन करने के बाद सबसे अच्छी लगी? पाकिस्तान नेवी, ऑल्दो इट्स वेरी टफ, जब आप ऑन बोर्ड होते हैं शिप्स के ऊपर और आप डिफरेंट एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स पे जाते हैं, फॉर मंथ्स यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है सूरत हाल। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पर्क्स भी होते हैं बिकॉज यूजुअली जो पाकिस्तान नेवी के शिप्स हैं, दीज आर द फ्लैग कैरियर्स ऑफ पाकिस्तान। सो हम फ्लैग शोइंग के लिए और जज्बा खैर सगाली के तौर पे हम शिप्स के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं। तो मेरी इस नेवल सर्विस के अंदर आई हैव बीन टू मोर देन 16 कंट्रीज़। जहाँ हम गए वहाँ हमने फ्लैग शोइंग की, डिफरेंट इवेंट्स किए और तो या दैट्स वन ऑफ द थिंग कि आप जहाँ जाते हैं, ऑल्दो आप सी सर्विस पे होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट मुल्कों में जाते हैं,
सो एज दे से कि जॉइन द नेवी, सी द वर्ल्ड। अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं शहरियार कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने तीनों यूनिफॉर्म्स अब देखे हैं ऑब्वियसली। मैंने आर्मी का भी यूनिफॉर्म देखा, मैंने कल एयरफोर्स का भी यूनिफॉर्म देखा। उनका बहुत रिलैक्स था, मोस्ट ऑफ इट जस्ट लाइक एक जिप थी और ग्रुप, यू नो, इट लुक्ड रियली इजी। आई डोंट नो, आई एम श्योर कि फ्लाइंग सूट्स जो थे वो बहुत मुश्किल थे, बट अदरवाइज द यूनिफॉर्म लुक रियली रिलैक्स। आप लोगों का कितना ब्लीच इस्तेमाल होता है? बहुत सफ़ेद हैं सबसे पहली बात ही। क्या ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म है जो अभी आपने पहना हुआ है? या सो बेसिकली यूनिफॉर्म को आपने अपकीप जो है वो बहुत ज़रूरी है, एंड बिकॉज़ ये वाइट है तो बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना पड़ता है इस यूनिफॉर्म का। एंड यूजुअली हमारी जो इसको ख्याल करने के लिए जो है ना, इसको बहुत एफर्ट लगती है। तो यूजुअली हम ये करते हैं कि हर कुछ अरसे बाद नए यूनिफॉर्म भी ले लेते हैं, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद जो वाइट है वो ऑफ वाइट होना शुरू होता है। Yes. तो दैट डजंट लुक गुड। तो आपको ने इसको जो है ना वो वाइट के ही स्पेक्ट्रम में रखना होता है। तो और अगर आपका यूनिफॉर्म, मतलब आप जस्ट थिंकिंग कि अगर आप लोग बैठे होते हैं कुछ ऑफिसर्स मिल के मेस में, आप लोग चाय वाय पी रहे होते हैं, कुछ स्पिल विल हो जाए तो कितना आप लोगों को Yeah, that does happen. Yeah, it happens. केचप गिर गई फ्रेंच फ्राई से? नहीं, it happens. काफ़ी दफ़ा होता है ऐसा कि आप कुछ ले रहे हैं और वो गिर गई। तो इस वजह से यूजुअली स्पेयर में हमारे पास होते हैं। लाइक एक जनरल ट्रेंड ये है कि आपके पास यू हैव अ सेपरेट यूनिफॉर्म फॉर ईच सेपरेट डे। So like you have 5 white uniforms, we call it dress number 3. So you need to have 5 separate dress number 3s for each day, ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो you have each uniform for each day. शिप पे तो नहीं आप लोगों ने ये पहना होता? नहीं, I'm assuming ships बहुत ग्रीस होती होगी, इक्विपमेंट की क्रिच पानी आ रहा है वगैरह वगैरह। या एग्जैक्टली। सो बेसिकली शिप पे ये होता है कि एक तो जो टेक्निकल लोग हैं जो कि इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो दे यूजुअली वेयर अ कवर ऑल। एंड जो नॉर्मल ऑपरेशंस में होते हैं दे वेयर अनदर ड्रेस दैट्स कॉल्ड ड्रेस नंबर 4, द कैमोफ्लाज वन। सो दैट्स अ बिट रिलैक्स ड्रेस दैन दिस, बट यूजुअली जो हमारी लैंड यूनिट्स हैं उसमें हम ये ड्रेस नंबर 3 पहनते हैं। जहाँ पे हमारा ऑफिस सेटअप्स हैं वहाँ पे हम ये वाला यूनिफॉर्म पहनते हैं। हमारे हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। आप लोगों के कितने ड्रेस नंबर्स हैं? नंबर 1 कौन सा होता है? सो नंबर 1 इज़ सेरेमोनियल, जिसमें वो मेडल yes, exactly, yes, with golden buttons and everything. बिल्कुल, So that's number 1. Then there is dress number 2 जिसमें bush jacket होती है, dress number 3 which I am wearing, then dress number 4, then dress number 8 जो कि winter के लिए है, then mess kit. Like there are so many dresses, I can't even tell you. Wow, I mean there is a lot of ceremony, I can tell, in Navy. Yeah, so like for each separate event we have different dresses. If there's an official mess night, हमारे पास mess kit होती है। इसका मतलब है बहुत सारा डिसिप्लिन है। Yes, exactly. So uniform brings discipline in your life. आप अपने यूनिफॉर्म को किस तरह मेंटेन करते हैं, आप उसके ऊपर जो पेरिफेरल्स हैं जो लगा रहे हैं, आप उसको किस तरह मेंटेन करते हैं, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट एन ऑफिसर्स पर्सनैलिटी एंड वो किस तरह से अपने आप को जो है मेंटेन करता है, तो दैट स्पीक्स अ लॉट। दैट्स अमेजिंग। मेरा अगला सवाल आपसे ब्रेक के बाद ये होना है कि बेगमात कितनी मदद करती हैं ड्रेस यूनिफॉर्म्स को मेंटेन करने के अंदर, मगर ये सवाल का जवाब मैं लूँगी इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ लेफ्टिनेंट शहरियार बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है लाइफ इन द नेवी, आज के दिन की अहमियत। मगर अगला सवाल मेरा, आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन जानना चाहती होंगी, आपकी बेगम आपको हेल्प करती हैं इस यूनिफॉर्म को मेंटेन करने में? बिल्कुल, मैं तो इस यूनिफॉर्म की मेंटेनेंस में सारा क्रेडिट अपनी बेगम को ही दूंगा। Really? या सो लाइक एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत मतलब टाइड अप होते हैं अपने वर्क में, तो यूजुअली आप बेगम को ही कहते हैं कि काइंडली अगर आप यूनिफॉर्म के ऊपर ये इंसिग्नियाज और ये नेम टैलीज एंड एप्लेट्स जो हैं वो अगर आप पेस्ट कर दें, लगा दें, तो यूजुअली। और इसको धोता कौन है? धोने की तो घर पे ही, लाइक वॉशिंग मशीन।
मेरे ख्याल में हम लोगों को एक सेपरेट शो करना चाहिए सारी की सारी नेवी की बेगमात के साथ कि ये चिट्टे कपड़े कैसे चिट्टे रखती हैं। ये बड़ा एक कोई टोटका होगा, आई एम श्योर देयर समथिंग बिहाइंड। बेसिकली जो लोग यूनिट्स में रह रहे हैं जो कि फैमिलीज़ के साथ नहीं हैं, तो वो अपने ड्रेसेस वॉशरमैन को दे देते हैं, लेकिन जो यूजुअली फैमिलीज़ के साथ हैं तो वो घर पे ही जो है वो उसको मेंटेन करते हैं। माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। और आप खुद पर्सनली बहुत केयरफुल रहते होंगे, आई एम श्योर कि कुछ ना लग जाए। या एग्जैक्टली, इवन लाइक आपको गाड़ी में बैठते हुए भी जो है ना, आप यूजुअली अगर आप नॉर्मल कपड़ों में हैं तो आप जस्ट बैठ जाएंगे, और बट अगर आप वाइट यूनिफॉर्म में हैं तो आप गाड़ी में बैठते हुए भी एहतियात करते हैं कि कोई साइड ना लग जाए आपको यूनिफॉर्म पे। यस एग्जैक्टली, यू हैव टू बी केयरफुल, आप कोई दाग ना आ जाए, क्योंकि यू हैव टू वेयर दिस द होल डे। तो डेली आपने अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाना है, किसी से इंटरेक्शन करना है, तो आपका यूनिफॉर्म जो है वो स्पॉटलेस होना चाहिए। वाह, बड़ी बात है। मुझे से अगला सवाल ये है कि आपने अभी 8 बहरी जहाज़ों का इस ऑपरेशन में नाम लिया, आपका पर्सनली जी जी कौन सा उसमें से फेवरेट बहरी जहाज़ था? अच्छा, तो बेसिकली जो वो बहरी जहाज़ थे वो तो अब सर्विस में नहीं रहे। बिल्कुल, I'm sure नहीं है। तो लेकिन उनमें से मेरे ख्याल से तो जो मुझे फेवरेट लगता है वो था PNS टीपू सुल्तान। ओके, और ऐसा क्यों है? क्योंकि टीपू सुल्तान जो था, अगर आप तारीख़ में भी देखें तो वो जो नाम हमने जहाज़ से मुस्तार लिया PNS टीपू सुल्तान, वो एक जो मैसूर के एक जंगजू थे सुल्तान टीपू, तो उनकी नाम से जो था वो। और जो उस वक्त भी जो भारत में रहते हुए उस वक्त जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसमें उनके कारनामे जो हैं वो आज तक याद रखे जाते हैं। तो वो जो उन्होंने कारी ज़रब लगाई थी, तो वही ज़रब जो है वो PNS टीपू सुल्तान ने भी लगाई 8 सितंबर वाली रात को द्वारका पे अटैक करके। तो मेरे लिए तो PNS टीपू सुल्तान स्टैंड्स आउट। बट जो तमाम के तमाम शिप थे उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, और टीम वर्क के तौर पे, एक यूनिट के तौर पे उन्होंने जो अपनी ज़िम्मेदारियां थी वो खुश असलूबी से अंजाम दी। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर ऐसा ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली नेवी के अंदर ऑपरेशंस जो होते हैं मैं आपसे टीम वर्क के ज़रिए होते हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आई एम श्योर आप लोग करते होंगे बहुत सारी चीज़ें, ये क्या बहुत बड़ी बात है कि रेडियो से बात ना कर सकें दो शिप्स आपस में? क्या ये बिग डील होता है? या एग्जैक्टली, सो आप इसी तरह इमेजिन करें कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और आपको ये कह दिया जाए कि एक प्लेयर जो दूसरे प्लेयर से कम्युनिकेट नहीं करेगा और उसने उसको बॉल पास करनी है, तो हाउ वुड इट हैपन? अब वो आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। तो जो पहला स्टेप है किसी भी वॉरफेयर का, वो है कि कम्युनिकेशन जो है आपस में वो इंतहाई असरअंदाज तरीके की हो, ताकि वो आपस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हों। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंडली फायर में आप किसी दूसरे शिप, अपने ही शिप को एनिमी शिप समझ लें, या आपने एक टाइम के ऊपर ही आपने एक्शंस लेने हैं जो आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है किसी भी वॉरफेयर का। तो ये ऑपरेशन इसलिए भी ज़्यादा वो है क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करा मगर सिंक्रोनाइज्ड। यस एग्जैक्टली, सो जो एक्शंस थे उनकी इतने परफेक्ट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद इसमें शामिल रही कि वो एक्शंस इतने परफेक्टली हुए कि डिस्पाइट कि हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन नहीं थी, फिर भी हमने जो हमें जिस तरह से जो टास्क थे, जो स्टेप्स लेने थे, वो हर शिप ने इंडिविजुअली और फिर एज अ कलेक्टिवली एज अ फ्लीट हमने वो टास्क ऐसे अंजाम दिए कि वो हमारा मिशन जो है वो अंजाम को पहुंचा। ज़बरदस्त। मुझे शहयार बताएं, मैं आप लोगों से इनसे अगला जो सवाल है मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जितने भी नेवी वाले होते हैं वो राइट और लेफ़्ट को राइट लेफ़्ट नहीं कहते, वो पोर्ट और स्टारबोर्ड कहते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आई ये क्यों है ऐसा, तो शहयार हमें बताएँ। सो बेसिकली जब सेल शिप्स होते थे हमारे पास दुनिया में, तो स्टारबोर्ड यानी कि जो राइट साइड होती थी, उस तरफ एक बोर्ड होता था जिस पे जो नेविगेटर है वो एक्सटेंडेड बोर्ड होता था, उस पे जाके स्टार शूटिंग करता था अपनी सिमत का तयन करने के लिए। तो इस वजह से चूँकि वो बोर्ड होता था और वहाँ से स्टार शूटिंग होती थी, तो राइट साइड को वो स्टारबोर्ड कहने लग गए। तो अब चूँकि वो एक्सटेंडेड बोर्ड राइट साइड पे होता था, तो जब वो शिप पोर्ट में आता था तो वो साइड आप अलॉन्ग साइड पोर्ट जो है वो नहीं लगा सकते थे। तो आप जो उसकी दूसरी साइड थी, ऑपोजिट साइड जो कि लेफ़्ट या पोर्ट साइड थी, तो वो पोर्ट के साथ लगती। यानी कि सीधे हाथ हुआ स्टारबोर्ड और उल्टा हाथ हुआ पोर्ट। यस एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। अगर आप शिप की बैक पे खड़े हैं, नोज़ जो है
आपका हेल्म की तरफ है तो दिस इज़ स्टारबोर्ड, दिस इज़ पोर्ट, सिंपल। एनीवेज, मेरा अगला सवाल आपसे, बिकॉज मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कमी हो रही है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैंने सारे के सारे तकरीबन जितने भी हमारे पिछले 2 दिन से अफवाज से ताल्लुक़ जितने भी ऑफिसर्स आए हैं, मैं उन सबसे ये पूछना चाहती हूँ और सबसे ही पूछा है तकरीबन कि आप यूर फेयरली यंग ऑफिसर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अभी भी वो जज्बा जो कि 1965 की जंग में सब लोगों का था, क्या अभी भी वो जज्बा कायम है आप जैसे ऑफिसर्स के दिल में? जी, मेरे ख़्याल से तो बहैसियत एक कौम ये अल्लाह ताला की हम पे एक बहुत बड़ी करम नवाजी है कि वो जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो अभी भी उसी तरीके से कायम है। हमारे नौजवान चाहे वो फ़ौज में हों या वो चाहे वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा हों, वो आज भी उसी तरीके से मुस्तैद हैं, उसी तरीके से वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। और फोर्सेस में चूँकि हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो हमारे में ये जज्बा और हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि ये कई मैनीफोल्ड जो है ये जज्बा हो जाता है। और जो आजकल के नौजवान हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी में, वो इस जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं और वो इसी तरह इवन आज भी अगर किसी जगह पे भी हमें टेस्ट किया जाए या किसी तरह की भी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई एक भी पीछे हटेगा। दैट्स एब्सोल्युटली फैबुलस टू नो कि पाकिस्तान बहरिया जो है वो हमारे मुल्क की दिफा के लिए खड़ी है, हमें बचाने के लिए, ताकि मैं और आप हम लोग चैन की नींद सो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहरियार आने का। नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि दोबारा से याद रखें कि शहरियार हैं, अभी हमने असद का भी इंटरव्यू किया था, उनसे भी बात की थी कि ये लोगों की फ़ैमिलीज़ हैं, ये कईयों महीने अपनी ख़ानदान से दूर रहते हैं, कई महीनों ये बेसिकली इतनी सारी मतलब छोटी छोटी जो हैं, हम लोग नहीं सोच सकते कि ईद बकरा ईद जो होती हैं उन पे हम लोग दूर रहें अपनी फैमिली से। हम लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मगर ये लोग बर्थडेज क्या कुछ मिस करते होंगे। आई एम श्योर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स मिस करते होंगे जस्ट बिकॉज ताकि मैं और आप हम लोग जो हैं सेफ़ रहें, हम लोग कभी हमें कोई परेशानी ना हो। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, आपके लिए, सब आप सारे के सारे नेवी के लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। हमारे साथ वहीद उल हक साहब मौजूद हैं, ये क्यूरेटर भी हैं और एग्जिबिट के इंचार्ज हैं द पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज 8 सितंबर का दिन है, आज का दिन भी बहुत अहम है, इट्स अ नेवल डे। आप मुझे इस म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं जब से आई हूँ आई एम फैसिनेटेड, बहुत खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम का बैकग्राउंड ये है कि ये 1993 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1997 में इसको जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में आप देखेंगे कि इसमें आपको मैरीटाइम से रेलिवेंट जो है हेरिटेज, हमारा कल्चर जो है फ्रॉम द स्टार्ट, इस रीजनल की अगर हम रीजन की बात करें तो रीजनल मैरीटाइम का जो है हेरिटेज जो है इधर आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो हमारी पाकिस्तान नेवी की जो अचीवमेंट्स हैं एज अ 4 डायमेंशनल फोर्स, उसको हमने इसमें सारा कवर किया हुआ है। ज़बरदस्त। और जब आप बोलते हैं कि पाकिस्तान नेवी 4 डायमेंशनल फोर्स है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि सरफेस जिसमें हमारे पास शिप्स आ जाते हैं, सब सरफेस में हमारे पास सब मरीन्स आ जाती हैं, और उसके अलावा हमारे पास एयर में नेवी एयर का जो है अटलांटिक और जो वो आ जाता है, और उसके अलावा जो है नेवी के मरीनर्स जो हैं और SSG ग्रुप जो है वो इसको जो है तो बिल्कुल लैंड पे। फैबुलस, मतलब क्या ज़बरदस्त बात आपने बताई है। वन मोर थिंग दैट वी कैन ऐड एंड टेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मुझे बताएं कि इस म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या एग्जिबिट्स हैं? इस म्यूज़ियम में हमने इसमें जिस तरह आप देख रही हैं कि 2 पोर्शन हैं इसके, एक तो इनडोर है और एक आउटडोर है। इसका टोटल जो इनडोर का जो है एरिया है वो 50,000 स्क्वायर फीट है। अगर आप ओपन एयर की बात करेंगे तो 15 एकड़ लैंड पे हमने इसको एग्जिबिट्स को जो है लैंडस्केप पे ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाया है उसका,
और उसको डिस्प्ले किया है चीज़ों को। उसमें हमारे पास हिस्टोरिक सबमरीन हंगोर जो है, जिसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, उसको हमने ओरिजिनल फॉर्म में लोगों को एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले किया हुआ है, और लोग उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, उस इन्वायरमेंट में जो सबमरीन का होता है, और उसके अंदर जितनी भी इंस्टॉलेशन है वो ओरिजिनल हैं और उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, विजिटर उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अटलांटिक एयरक्राफ्ट हैं बाय डिस्प्ले में, लेक है जिसको हमने एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत बनाया है, उसमें आप बोटिंग कर सकते हैं विजिटर जो हैं। उसके बाद फ़िश उसमें, क्योंकि मैरी टाइम से उसका भी एक लिंक करती हैं, तो उसको ब्यूटीफाई किया गया है उसमें लेक में, फ़िशरीज़ के थ्रू भी और डक्स के थ्रू भी। और उसके अलावा हमारे पास माइन स्वीपर शिप PNS मुजाहिद जो खड़ा है, जिसको हमने लेक में इंस्टॉल किया है ओरिजिनल फॉर्म में, उसको भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो हैं बहुत सारी गन्स हैं जो ओपन एयर में डिस्प्ले में हैं। लाइट हाउस का हमने मॉडल बनाया हुआ है, और जो हैं रडार्स जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गन्स और रडार्स और चैम्बर्स वगैरह जो हैं, मुख्तलिफ़ जो नेवी से रेलिवेंट इक्विपमेंट्स हैं वो हमने बाय डिस्प्ले किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जो इंडोर पार्ट है इस म्यूज़ियम के अंदर, मैं एक छोटा सा राउंड आपके साथ लेना चाहती हूँ। इसके अंदर आपका अच्छा, इसमें इसकी बिल्डिंग की अगर आप बात करें तो इसमें 8 गैलरीज हैं, 3 फ्लोर हैं इसके। उसमें बेसमेंट में हमने उसको डिस्प्ले का नाम दिया गया है। 8 गैलरीज हैं और 9 डिस्प्लेज हैं। स्पेसिफिकली डिस्प्ले जो हैं वो एक ख़ास उस पे टॉपिक पे वो जब जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमने डिस्प्ले का नाम दिया है। जिस तरह द्वारका का कॉर्नर है उसको भी हमने एक स्पेसिफिक उसमें डिस्प्ले में रखा गया है। इस तरह इसकी 8 गैलरीज हैं जो कि एक वाइड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं, और 9 डिस्प्लेज हैं जो स्पेसिफिक किसी भी इवेंट पे किसी भी चीज़ को जो है डिटेल में वो रिप्रेजेंट करते हैं। ज़बरदस्त। अब हम मेरे ख्याल में इंडोर म्यूज़ियम का एक छोटा सा टूर लेते हैं आपके साथ, तो किस तरफ को चलें? जी बिल्कुल, राइट साइड में चलें। जी वही साहब, ये जो है म्यूरल ये कौन सा है? ये जी हम अभी इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम की 2nd गैलरी में, जिसको पाकिस्तान नेवी की गैलरी से एसोसिएट किया गया है। इसमें जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि पाकिस्तान नेवी की जो 4 डायमेंशंस हैं उसको थोरोली इसमें हमने एग्जिबिट किया है, डिस्प्ले किया है जनरल पब्लिक के लिए, ताकि उसकी जो हैं जितनी भी डायमेंशंस हैं उसको दिखाया जाए और अवेयरनेस और नॉलेज दिया जाए जनरल पब्लिक को। ये स्पेसिफिकली जैसे मैंने बात की थी, ये जो म्यूरल जो है ये एक कॉर्नर है जिसको हमने द्वारका कॉर्नर के नाम से डिस्प्ले किया है। इसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट था द्वारका ऑपरेशन के नाम से, इसे ऑपरेशन सोमनाथ भी कहा जाता है, उसको इसमें डिपिक्ट किया गया है थ्रू म्यूरल। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह शिप्स जो हैं सेल करते हैं, तस्वीरें भी हैं ज़बरदस्त शिप्स की, और उन शिप्स पे इस्तेमाल होने वाला जो है इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमने डिस्प्ले किए हैं। जिस तरह ये बेल्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, और उस वक्त के दौरान इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्प्ले की हैं। इसी तरह ये शोकेस में उन जहाज़ों के ओरिजिनल क्रस्ट जो हैं जो हमने जनरल पब्लिक के लिए डिस्प्ले किए, और मोर स्पेसिफिकली जो उस वक्त उन जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनको हमने कैप्चर किया है, यहाँ पे दिखाया है, डिस्प्ले किया हुआ है। ज़बरदस्त। अगला डिस्प्ले जो है वो कौन सा है? नेक्स्ट हमने इधर डिस्प्ले किया है जो विंटेज इक्विपमेंट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ डायमेंशन जो हैं। जिस तरह आपको पता है कि इसकी एयर की अगर हम बात करें एक डायमेंशन की, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो हैं एविएशन से रेलिवेंट जो हैं एयरक्राफ्ट्स, इसकी जो शुरू से लेके अभी तक जो जितने भी एयरक्राफ्ट्स यूज़ हुए हैं पाकिस्तान नेवी में उनके मॉडल्स हमने इधर डिस्प्ले किए हुए हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह अगर आप बात करें, एक्चुअली इसमें म्यूज़ियम में दिखाया जाता है कि किस तरह डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान बनने के बाद नेवी में, कौन कौन से उस वक्त सोर्सेज से पुराने जहाज़ से लेके नेक्स्ट जो हैं अभी तक का जो सफ़र है वो कैसे हुआ, उसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे आई, पाकिस्तान बनने के बाद जो मुश्किलात थी उसमें पाकिस्तान नेवी ने कैसे सरवाइव किया, और मीनवाइल उसको बैक टू बैक जंगों में भी ख़ुद को इंगेज रखना पड़ा। ठीक है, और जो उस पर इम्पोज़ की गई दुश्मन की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान नेवी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर जो है लेवल पे उसको डिफेंड किया और साथ साथ डेवलपमेंट भी की। ये सबमरीन हिस्टोरिकल सबमरीन है गाजी,
उसका हमने मॉडल रखा हुआ है। उसके बाद नीचे ये मॉडल रखे हुए हैं। सबमरीन मिजेट जो है, सबमरीन अगोस्टा जो है, और सबमरीन अगोस्टा का जो नया 90B मॉडल है उसको हमने जो है डिस्प्ले किया हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने वुडन बोर्ड्स जो हैं, कार्गो बोर्ड्स जो हैं, उसके मॉडल जो हैं वो डिस्प्ले किए हैं। साथ ही उसके जो वेपनरी में अगर आप देखें तो जो टॉरपेडोज़ हैं उनके मॉडल जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो डिस्प्ले किए। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये टूर हम कंटिन्यू करेंगे वहीद साहब के साथ, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। हमारे साथ यहाँ पर वहीद उल हक साहब हैं, क्यूरेटर हैं और एग्जिबिट्स के इंचार्ज हैं एट द पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम। ये हम लोग इनके साथ टूर कर रहे हैं इंडोर म्यूज़ियम के हिस्से का। हम अगली कौन सी इस गैलरी में आए हुए हैं? जी, ये पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम की फ़र्स्ट गैलरी है, मैरीटाइम हिस्ट्री गैलरी इसका नाम है। इसमें हम देखेंगे अगर जब हम मैरीटाइम की बात करते हैं तो इस रीजन की जो मैरीटाइम की हिस्ट्री है बहुत उसमें बहुत एक कह लें कि रिच है, जिसमें हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से एविडेंस मिलते हैं इसके मैरीटाइम अफेयर्स के, दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन के साथ। और इसमें हमने उस उधर से मिलने वाली जो एंटिक्विटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो हैं वो हमने इधर डिस्प्ले की हैं जनरल पब्लिक के लिए। जिस तरह आप ये मॉडल देख रही हैं बोर्ड का, तो ये हमने इधर मॉडल डिस्प्ले किया है, लेकिन इस तरह की बोर्ड हमें जो है ओरिजिनल में एग्जीबिशन से मिली है, जिससे पता चलता है कि इस रीजन की मैरीटाइम की जो हिस्ट्री है वो 4000 साल पुरानी है, जब ये दूसरे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ इसके लिंक्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एक डायोरामा है। डायोरामा में हमने उस लिंक्स को दिखाया है कि किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन से के जो लोग थे वो मैरीटाइम सेक्टर की अगर आप बात करें तो किस तरह दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड करते थे, ट्रेड उनके लिंक्स थे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट फर्दर बात करें तो इसमें हमने दिखाया है किस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने किला दिबल का जो था मुहासरा किया था और इस इलाके को फ़तह किया था और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को फैलाया था। जी, हम लोग बात कर रहे हैं, वहीद साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बेसिकली ये वाला जो म्यूरल है ये एक्सप्लेन करता है इसके ट्रेड लिंक्स को सब कॉन्टिनेंट के मैरीटाइम अफेयर्स के हवाले से। उसमें अगर आप देखें तो इस रीजन के लिंक्स थे दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ। उसमें हमें सिल्क रूट के थ्रू उसको लिंक करता है, और दूसरा जो थ्रू सी और थ्रू जो है लैंड, ये एरिया जो था, ये रीजन जो था दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ इसके लिंक्स थे। एज यू कैन सी ये जो ऑरेंज वाला राउट है ये सिल्क राउट है जो कि ओवरलैंड था, और ओवर सी अगर आप देखें तो इसमें डिपिक्ट किया गया किस तरह ये रीजन दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के साथ लिंक था। और ये जो इसके अंदर मैं एक और छोटी सी चीज़ ऐड करनी चाहती हूँ कि एक जो हमारी GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो भी इस सिल्क रूट का एक हिस्सा बल्कि बनी लेटर ऑन, और बहुत इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल हिस्सा बना। ऐसे ही है। अगली एग्जिबिट पे चलते हैं। जी मिस, इसमें अभी हम मौजूद हैं कॉरिडोर में, जिसका नाम है न्यूज़ पेपर क्लिपिंग ऑफ वाज। इसमें अगर आप देखेंगी तो शुरू से हमने 1949 से लेके 1947 तक जो हमारी वाज हुई हैं उसमें 1965 की भी बार है, उसकी हमने न्यूज़ क्लिपिंग जो हैं वो लगाई हैं। जिसमें अभी अगर हम 1965 का नेवी का रोल देखें तो जो है इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास आर्काइव है जिसमें उस वक्त द्वारका पेशन का जो था वो पब्लिश किया गया था। बिल्कुल ज़बरदस्त, और पूरी की पूरी खबर है और ओल्डी वर्ल्डी टाइप का सीन। बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। जी वहीद साहब, हम कौन से डिस्प्ले के सामने खड़े? अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में हम खड़े हैं CNS गैलरी में। चीफ ऑफ जो है नेवल स्टाफ जो हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं,
उनको हमने डिस्प्ले किया है। जितने भी पाकिस्तान नेवी के गुजरे हैं 1947 से लेके जो लेटेस्ट जो हैं अभी 20th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे वहाँ तक हमने उनको डिस्प्ले किया है इधर। तो अभी हम खड़े हैं वाइस एडमिरल अफजल रहमान खान के शोकेस के पास, जो उस वक्त 1965 की जो वार हुई थी जिसमें सक्सेसफुल वार का ऑपरेशन किया गया था, तो ये उस वक्त चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। अगर आप देख और उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म मेरे पीछे है, उनके कुछ मेडल्स हैं, उनका बटन है, एंड इट्स जस्ट अ वंडरफुल डिस्प्ले। इनका नाम जो है वो भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने शिप्स जिन पे उन्होंने सेल किया, बिल्कुल उनका एक थ्रू आउट बायोग्राफी है, उसमें हमने विजिटर्स के लिए उसको ऐड किया है, उनका थ्रू आउट करियर जो है। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स हैं उनके टेन्योर से रेलिवेंट जो हैं सिग्निफिकेंट जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनको भी हमने पिक्टोरल शेप में दिखाया गया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर दिस एब्सोल्युटली फैबुलस टूर। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे ये गैलरी मौजूद है इस म्यूज़ियम की। आप ज़रूर दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को लेकर आइएगा, और जब आप अपने बच्चों को लेकर आएँ तो क्या यहाँ पर गाइडेड टूर्स हो सकते हैं? जी, गाइडेड टूर भी हैं। सो गाइडेड टूर्स की फैसिलिटी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर ख़ुद देखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, बल्कि इंस्टेड अगर गाइडेड टूर लेते हैं तो वो ज़्यादा मज़ा उसका ज़्यादा उसमें ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ज़्यादा नॉलेज जो होता है वो आप गेन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बातें पता चलती हैं, बिल्कुल रियलाइज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच वहीद साहब, वंस अगेन एब्सोल्युटली एंजॉय नेवल डे। मैं आप लोगों को ज़रूर ये एक बात बोलना चाहती हूँ कि पिछले 3 दिन से हम सारी की सारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनको सेलिब्रेट भी करना ज़रूरी है, बिकॉज़ इस सारे के सारे टाइम में मैं जितने सारे यंग ऑफिसर्स से, सीनियर ऑफिसर्स से फ्रॉम ऑल 3 फोर्सेस मिल चुकी हूँ, मुझे एक बात का अंदाज़ा ज़रूर हुआ है, और वो ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये अपनी सारी मेहनत, सारे दिलो जान से हर तरीके के हर तरीके की कुर्बानी देने को रेडी हैं, विलिंग हैं और एबल हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं इन लोगों को अप्रिशिएट करें, इन लोगों की फैमिलीज़ को अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ बाकी में ये एक आसान काम नहीं है। देखने में, सोचने में बहुत आसान लगता है। मैं इतनी सारी जगहों पे गई हूँ और मैंने नोटिस किया एक ही चीज़ जो कि कॉमन थी, और इन सब लोगों के अंदर वो जो कॉमन थ्रेड था वो ये था कि सारी की सारी हुब्बुल वतनी। आज पाकिस्तान का बहरी अफवाज का दिन है। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग नहीं अभी तक हिस्ट्री आपने पढ़ी, हमने उस हिस्ट्री पे टच अपॉन ज़रूर किया है, मगर आप सोचें कि 1965 की जंग के अंदर आज के दिन पाकिस्तान बहरिया ने एक ऐसा मार्का मारा था जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि दुनिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और सब लोगों को इस बात का यकीन था कि इनफैक्ट ये नेवी जो है ये सक्सेसफुल नहीं होगी, ये बहुत वीक नेवी है, और इसी वीक नेवी ने एक्चुअली वो एक ऐसी चीज़ करके दिखाई जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं कर सकती। आई थिंक वो सब कुछ जो है वो जज्बे से आता है। तो मेरा और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को आज पाकिस्तान बहरिया का जो डे है वो मुबारक हो। आप सेलिब्रेट करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, और अगर आप किसी को जानते हैं तो ज़रूर उनको केक भेजें, या छोटा सा कप केक भेजें, या कोई हलवा मिठाई बना के भेजें। आई थिंक इट विल बी ग्रेट। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।